हेलो जी, नमस्कार। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। दैट इज एनसीईआरटी क्विक रिवीजन विद क्वेश्चंस। बायोमोलिक्यूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले जो 6 लेक्चर्स हो चुके हैं चैनल पे अवेलेबल है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंजाइम्स के बारे में, राइट। एंजाइम्स जो कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स हैं, एंजाइम्स, राइट। चलिए, पहले हम पढ़ेंगे कि भाई एनसीईआरटी ने क्या क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है, और फिर उसी इंफॉर्मेशन पे ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। सो एंजाइम्स, एंजाइम वर्ड का मतलब हो जाता है बेटा इन यीस्ट, खमीर होता है ना जो, ओके। सो एंजाइम्स बेसिकली क्या है? Enzymes are biological catalysts. केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ना कैटालिस्ट, दे आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स। किसी भी रिएक्शन में अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो वो बहुत तेजी से होगी। एंजाइम्स दे बेसिकली स्पीड अप द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। और कैसे? बाय लोअरिंग द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। तो एंजाइम अगर मौजूद है तो कम एनर्जी में भी काम चल जाएगा। ये है बेसिकली फंडा। बहुत सारे एंजाइम्स है शरीर में, आप पढ़ते हैं एक्सो एंजाइम्स, एंडो एंजाइम्स होते हैं। सेल के अंदर एंजाइम है, सेल के बाहर भी एंजाइम है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में आपने पढ़ा है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, राइट। सो कोहने ने जो है ये टर्म दिया था, एंड लुइस पास्चर डिस्कस्ड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स इन यीस्ट। केमिकल नेचर क्या है? अब ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी कहती है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ओके, सो हमें एक बात पता चली दैट एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस। बायोकेमिकल नेचर जो है प्रोटीन्स है। लेकिन फिर हमें पता चला कि भाई कुछ आरएनए भी ऐसे होते हैं जो एंजाइम के रूप में काम कर सकते हैं। तो देर आर सर्टन आरएनएस विच फंक्शन एज एंजाइम्स एंड दे आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। देर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स, यहां पे आरएनए का जिक्र किया गया है। देर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स, और उनके लिए टर्म दिया है एनसीईआरटी ने राइबोजाइम। तो एक राइबोजाइम की एग्जांपल अगर मैंने देनी हो तो दैट इज राइबो न्यूक्लियस पी, राइबो न्यूक्लियस पी। ओके, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि ये राइबोजाइम क्या होता है। कुछ एंटीबॉडी भी एंजाइम की तरह बिहेव करती है, उन्हें एबजाइम्स कहा जाता है, ABZYMES। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। वो कह रहे हैं कि एक लाइन डायग्राम बना के आप एंजाइम को डिपिक्ट कर सकते हैं। तो जैसे एंजाइम अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन किस चीज से बने? प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बने। तो अगर मैंने यहाँ पे दिखाना हो, सपोज दिस इज वन अमीनो एसिड, दिस इज अनदर 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 अमीनो एसिड, है ना। और इनके बीच में कौन से बॉन्ड्स हैं? आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। तो जैसे प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही एंजाइम्स में भी होता है। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन, it has a primary structure. Primary structure is the linear chain of amino acids, right? That is the amino acid sequence of the protein. फिर आगे कहते हैं an enzyme like any protein has secondary and tertiary structure also. तो ये बात ध्यान रखनी है कि भाई एंजाइम्स का भी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, एंजाइम्स का भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और टर्शरी है। जैसा हमने प्रोटीन्स में पढ़ा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द लीनियर चेन और द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। फिर वो चेन क्वाइल हो सकती है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट, राइट। फिर अलग अलग तरह के बॉन्ड्स बन जाते हैं, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं, बहुत सारी फोर्सेस हैं जो स्ट्रक्चर को फिर अल्टीमेटली स्टेबलाइज करती हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो ऐसा ही उन्होंने कहा कि एंजाइम्स में भी होता है। व्हेन यू लुक एट अ टर्शियरी स्ट्रक्चर, द चेन क्रिस क्रॉसेज इटसेल्फ। जब आप उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो जो अमीनो एसिड की चेन है वो इस तरह से आपस में जो है क्वाइल्ड है, फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ है, कि कई जगहों पे पॉकेट्स बन जाते हैं या क्रेविसेस बन जाते हैं। मैनी क्रेविसेस या पॉकेट्स आर फॉर्म्ड, और
वो कहते हैं कि उसी में से एक पॉकेट को हम एक्टिव साइट कहते हैं। चलो अब हम समझते हैं कि एक्टिव साइट का मतलब क्या है। एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम also called active spot, also called substrate binding site। तो मान लीजिए एक एंजाइम को मैं बिल्कुल एक सिंपल तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जैसे हम इंग्लिश अल्फाबेट ई लिख देते हैं ना। तो मान लीजिए ये हमारा एंजाइम है। तो ये वाली जो जगह है ये कहलाएगी एंजाइम की एक्टिव साइट। दिस इज द एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करता है। तो अब हम यहां पे इसका सबस्ट्रेट बना देते हैं, जैसे एक लॉक एंड की तरह समझ लीजिए। सो सपोज दिस इज द सबस्ट्रेट, that substance on which enzyme has to act। तो एंजाइम जो है वो एक्टिव साइट है उसके पास, और ये सबस्ट्रेट वहां जाके फिट हो जाएगा, जैसे एक लॉक एंड की है। ये एक मॉडल दिया गया है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ऐसे इंड्यूस्ड फिट मॉडल भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट जो है जुड़ता है, तो हमारे पास बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसे आप बिल्कुल शॉर्ट में ES करके भी लिख सकते हैं। तो यहां बनाते हैं जी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये रहा एंजाइम, और अब हम दिखा देते हैं कि इसकी एक्टिव साइट के साथ यहां पे सबस्ट्रेट फिट हो गया है। ये दिखाने का तरीका है बस एक, ठीक है। सबस्ट्रेट को भी थोड़ा शेड कर देते हैं यहां पे। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बन गया, इसके बाद नेक्स्ट अवस्था क्या होगी कि एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलना है, राइट। सो रिएक्शन हो जाने के बाद एंजाइम्स खत्म नहीं हो जाते। आफ्टर द रिएक्शन इज ओवर, एंजाइम्स आर फ्री टू बाइंड विद द फ्रेश सबस्ट्रेट्स। दे आर नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन, दे आर परफॉर्मिंग द रिएक्शन, एंड आफ्टर द रिएक्शन इज ओवर, एंजाइम इज फ्री टू बाइंड विद द फ्रेश सबस्ट्रेट। अब इसने इसको प्रोडक्ट में बदल दिया है, तो प्रोडक्ट दिखा देते हैं। चलो प्रोडक्ट की शक्ल थोड़ी सी ऐसे अलग कर देते हैं ताकि हमें लग जाए कि ये कुछ नया बना है, ठीक है जी। सो दिस विल बी प्रोडक्ट्स। चलो यहां पे इसको हमने कहा था एंजाइम, सिंपल ई से रिप्रेजेंट कर दीजिए, सबस्ट्रेट S, दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दिस इज अगेन एंजाइम इज फ्री and it has formed the product। ठीक है, तो ये एक्टिव साइट आप समझ गए। एक्टिव साइट इज दैट रीजन वेयर द सबस्ट्रेट इज गोइंग टू बाइंड। एन एंजाइम कैन हैव मोर देन वन एक्टिव साइट ऑल्सो। तो एक्टिव साइट मैंने डिफाइन कर दिया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ crevice और a pocket into which the substrate fit, जहां पे आके सबस्ट्रेट फिट हो जाता है। Thus enzymes through their active sites catalyze reactions at a high rate। ठीक है जी। So basically enzymes क्या कर रहे हैं? Enzymes speed up the rate of a biochemical reaction। enzymes के बिना रिएक्शन हो सकती हैं? हाँ हो सकती हैं, फिर यहां तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। enzymes speed up rate of a biochemical reaction। They speed up the rate of a biochemical reaction। कैसे? By lowering the activation energy। By lowering activation energy। What is activation energy? It is the energy which is required to start a reaction। Okay, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था एंजाइम्स का। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रही है जी एनसीईआरटी। एंजाइम कैटलिस्ट्स डिफर। अच्छा, डिफरेंसेस हैं किससे? दे डिफर फ्रॉम
इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट्स, केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उनका कहना है कि एंजाइम भी कैटालिस्ट है और आपके पास केमिकल रिएक्शंस के लिए इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट भी है, लेकिन इनमें अंतर है, डिफरेंसेस हैं, दे डिफर इन मैनी वेज, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट वन मेजर डिफरेंस, एक बहुत मेन मुख्य अंतर ये है, वन मेजर डिफरेंस नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर, और वो डिफरेंस उन्होंने टेम्परेचर को लेकर के करा है। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो होते हैं वो एफिशिएंटली काम कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर भी, ठीक है जी। तो ये बात लिखी है, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट्स दे वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री कर दिया, उससे ऊपर भी कर दिया है, और हाई प्रेशर पर भी काम कर लेते हैं। वाइल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर्स से अबव 40 डिग्री, कुछ एनिमल्स के लिए ज्यादा भी हो सकता है, इन जर्नल उन्होंने बताया, आप पढ़ेंगे कुछ थर्मोफिलिक थर्मोएसिडोफाइल बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज्यादा तापमान भी सहन कर सकते हैं, ठीक है, बट इन जर्नल उन्होंने जो कहा है ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो एक बात हमें यहां पे समझ आई, जो हम लिखेंगे, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। नाउ इट इज नॉट ओनली टेम्परेचर, इवन पीएच के लिए भी सेंसिटिव है। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, दे आर सेंसिटिव टू पीएच ऑल्सो। यहां तापमान की बात करी तो पहले वो बात कर लेते हैं, बिकॉज देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स, बहुत सारी चीजें हैं। हाउएवर, एक खास बात अब यहां पे उन्होंने कही, अच्छा ये 40 डिग्री वाली बात याद रखिएगा, हाउएवर एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स हु नॉर्मली लिव अंडर, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं विच लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स, जैसे हॉट वेंट्स होते हैं, या इवन समंदर के नीचे जो वॉल्केनो फट रहे हैं, राइट, हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग्स, they are stable and they retain their catalytic power even at high temperature, 80 से 90 डिग्री तक भी काम कर रहे हैं, ठीक है। सो thermal stability is thus an important quality of such enzymes isolated from which organisms, highlight कर लेते हैं, thermophilic, thermo refers to temperature, philic means loving, so thermophilic organisms के enzymes जो हैं एज पर एनसीईआरटी 80 to 90 डिग्री पर भी काम करते हैं, लेकिन इन जर्नल जो एंजाइम्स के लिए टेम्परेचर बताया गया है कि भाई 40 डिग्री है। सो अगर तापमान आप बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, एट वेरी हाई टेम्परेचर एंजाइम्स गेट डीनेचर्ड, आई विल राइट दिस, एट हाई टेम्परेचर एंजाइम्स गेट डीनेचर्ड, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने कम कर दिया तापमान, फ्रिज में हमने खाना रखा तो खराब नहीं होता, क्यों? क्योंकि एट लो टेम्परेचर एंजाइम्स आर टेम्परेरीली इनएक्टिवेटेड। डिफरेंस है, हाई टेम्परेचर में तो पूरी तरह से खत्म, एट लो टेम्परेचर एंजाइम्स आर टेम्परेरीली इनएक्टिवेटेड। फिर से आप तापमान बढ़ाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स किस टेम्परेचर पे काम करेंगे? जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उस पे काम करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एनसीईआरटी ने थोड़ी सी केमिस्ट्री का जिक्र कराया है भाई, कि केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, आप ये समझ जाएं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स? अच्छा, वो कह रहे हैं कि इन एंजाइम्स को समझे कैसे, तो इन्हें समझने के लिए लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन, राइट। केमिकल कंपाउंड्स दे अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। केमिकल कंपाउंड्स में दो तरह के बदलाव होते हैं। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। कौन से हैं वो बदलाव? फिजिकल, देयर इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज से क्या मतलब है? फिजिकल चेंज सिंपली रेफर्स टू चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। जहां पे कोई बॉन्ड्स नहीं टूटे हैं, सिंपली शेप में बदलाव हुआ है, सो दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। नाउ अनदर फिजिकल प्रोसेस इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर।
जैसे बर्फ पिघल गई। एक तो हो गया कि जहां पे शेप में बदलाव हुआ, वो एक फिजिकल बदलाव है। दूसरा क्या है, अनदर फिजिकल प्रोसेस इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, बर्फ से पानी बन गया, या व्हेन वाटर बिकम्स वेपर, पानी आपने गर्म किया, बॉयल किया, भाप बन गई, भाप बन के उड़ गया, तो चेंज इन स्टेट हुआ है। उन्होंने कहा यहां पे कोई केमिकल बॉन्ड्स नहीं टूटे हैं, राइट। आगे बढ़ते, दीज आर ऑल्सो फिजिकल प्रोसेसेस। हाउएवर, जब बॉन्ड्स टूटते हैं, व्हेन द बॉन्ड्स आर ब्रोकन, और नए बॉन्ड्स बनते हैं ड्यूरिंग सच ट्रांसफॉर्मेशन, तब हम उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है जी। सो यहां पे उन्होंने ये समझाया है कि जो केमिकल कंपाउंड्स होती हैं उनमें दो तरह के बदलाव होते हैं, फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं और केमिकल रिएक्शंस होती हैं। फिजिकल प्रोसेसेस में चेंज इन शेप हो गया या चेंज इन स्टेट हो गया, वहां पे कोई बॉन्ड्स नहीं टूटे हैं या कोई नए बॉन्ड्स बने नहीं हैं। जब भी किसी प्रक्रिया में बॉन्ड्स का टूटना या नए बॉन्ड्स का बनना होगा तो वो एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगी ना। अब केमिकल रिएक्शन एक सिंपल सी रिएक्शन दे दी है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमें मिल जाता है कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3, और ये एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इट्स अ वेरी फास्ट एंजाइम, आरबीसीज के अंदर होता है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। आपने ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ा होगा। माइन्यूट क्वांटिटी में प्लाज्मा में भी होता है, लेकिन मेजरली आरबीसी के अंदर है। ठीक है जी। सो ये केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल दी। आगे उन्होंने क्या कहा, रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। किसी रिएक्शन के जब आप रेट की बात करते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन, तो कह रहे हैं कि इसको हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं। आप फिजिक्स में बात पढ़ते हैं दैट इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। तापमान इस चीज को प्रभावित करता है, बिल्कुल, बिकॉज एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। ठीक है ना। एक बड़ी खूबसूरत बात कही गई है, ए जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट द रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल्स, या तो दुगना हो जाएगा या कम हो जाएगा, डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन ईदर डायरेक्शन। ध्यान से समझिएगा, जैसे 10 डिग्री बदलाव हुआ, तापमान बढ़ाया, मान लो कोई 30 डिग्री पे रिएक्शन हो रही थी, आपने 10 डिग्री बढ़ा के 40 कर दिया, द रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू डबल। और अगर आपने 30 डिग्री से घटा के 20 कर दिया, सो दैट इज गोइंग टू डिक्रीज बाय हाफ। ठीक है, द जनरल रूल ऑफ थंब, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस और डबल्स इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 10 डिग्री। या इंक्रीज्ड तो बढ़ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज तो घट जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। catalyzed reactions proceed at rates vastly higher than that of uncatalyzed ones. जिन रिएक्शंस में कैटालिस्ट प्रेजेंट हैं उनका रेट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। जहां पे कैटालिस्ट नहीं है, रिएक्शन तो वो भी हो रहा है, बहुत धीमी गति से हो रहा है, ऐसे समझ लीजिए। इस बात का मतलब कैटालाइज्ड रिएक्शंस प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन, किनके कंपैरिजन में, अनकैटालाइज्ड वंस के। When enzyme catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reactions. Simple. So enzyme present है, the rate of reaction is going to increase. enzyme नहीं है तो reaction तो तब भी हो जाएगी, लेकिन बहुत 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 ही धीमी गति से होगी। So यही enzymes का फायदा है। So carbon dioxide and water gives carbonic acid, H2CO3, enzyme is carbonic anhydrase। ये 10 डिग्री वाली बात आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। कौन सी रिएक्शन, जिसका भी पीछे हमने जिक्र किया है, वाटर प्लस CO2 विद अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर। वो कह रहे हैं कि भैया जो रिएक्शन की एग्जांपल आपको दी है, अगर एंजाइम नहीं होगा तो 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे H2CO3 के 1 घंटे में जाकर के। अच्छा, हो जाएगी रिएक्शन 1 घंटे में 200, बस भैया ये तो बहुत ही स्लो है, इस पे तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होगी। सो फिर वो कहते हैं हाउएवर बाय यूजिंग द एंजाइम प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म, आरबीसी का जिक्र किया गया, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में है, और भी सेल्स हैं शरीर में, जहाँ पे किडनी में भी होता है ये साइटोप्लाज्म।
द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो क्या होगा, द रिएक्शन स्पीड ड्रामेटिकली, द रिएक्शन स्पीड्स बढ़ जाती है ड्रामेटिकली विद अबाउट, कितना हो गया, 6 लाख, 6 लाख मॉलिक्यूल्स या 600,000 कह दो, मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकेंड। क्या बात है, एक सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल, और अगर एंजाइम नहीं है तो 1 घंटे में 200। अब अंतर देख लो कितना ड्रास्टिक है। द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड। तो ये फिगर्स थोड़ी याद रखिएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम अगर प्रेजेंट है तो 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स H2CO3 के, अगर नहीं है तो 1 घंटे में 200। तो उन्होंने कहा कि 10 मिलियन गुना उसने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया है। सो अतुल्य है, इनक्रेडिबल है एंजाइम्स की ये पावर। देयर आर thousands of types of enzymes, each catalyzing a unique chemical or the metabolic reaction. What is metabolism? The sum total of various biochemical reactions which are happening in the body. सिंपल ग्लाइकोलिसिस कह दीजिए, ग्लूकोज का टूटना, तो वहां भी कितने एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। क्रेब्स साइकिल में एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, डाइजेशन में एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। तो एंजाइम सेल के अंदर भी है, इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स, सेल्स के बाहर भी हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, ठीक है। तो उनका हजारों तरह के एंजाइम्स हैं। अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन जिसमें ढेर सारे स्टेप्स हैं, when each of the step is catalyzed by the same enzyme complex or different enzyme complex, it is called as a metabolic pathway. तो एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है जिसमें अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, तो हम उसे एक मेटाबॉलिक पाथवे कह देते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल दी उन्होंने, ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में बदलता है। अब ग्लाइकोलिसिस में आपने पढ़ा होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में C6H12O6 plus O2 gives you C3H4O2 and water। एक सिंपल सी एग्जांपल दे दी उन्होंने मेटाबॉलिक रिएक्शन की। So they say that this is a metabolic pathway in which glucose becomes pyruvic acid, though 10 different enzyme catalyzed through 10 different enzyme catalyzed metabolic reactions. So glycolysis is a metabolic pathway जो आप डिटेल में पढ़ते हैं जब आप रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ते हैं। When you study respiration in chapter 12, you will study these reactions. तो NCERT ने कह दिया कि घबराइए नहीं, ये पढ़ेंगे आप आगे। At this stage, you should know that this very metabolic pathway with 1 or 2 additional reactions gives rise to a variety of metabolic end products. अब हम ये भी जानते हैं कि भैया आगे जाके पायरुविक एसिड का फेट क्या होगा, है ना। क्रेब्स साइकिल में पढ़ा, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड ब्ला ब्ला, लॉट मेनी रिएक्शंस। इन आर स्केलेटल मसल, हमारे शरीर के जो स्केलेटल मसल्स हैं, अंडर एन एरोबिक कंडीशंस वी नो लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड, ठीक है। जब आप मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, ये मसल्स जो है मेटाबॉलिज्म में हो रहा है और लैक्टिक एसिड बनता है। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशंस, 2 ऑप्शंस दे दी ना, अगर एन एरोबिक है तो लैक्टिक एसिड, अगर एरोबिक कंडीशंस हैं तो हम जानते हैं पायरुविक एसिड बनता है। इट इज फॉर्म्ड इन यीस्ट, खमीर में। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, जब फर्मेंटेशन हो रहा है, द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ये सब सेलुलर रेस्पिरेशन में आपने पढ़ना है, जो कि एक अल्कोहल है इथेनॉल। हेंस इन डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। तो उनका ये कहना है कि एक एंजाइम कैटालाइज्ड मेटाबॉलिक पाथवे जो है, जिसमें ढेर सारे स्टेप्स हैं, ढेर सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, अल्टीमेटली क्या एंड प्रोडक्ट जाके बन जाएगा, ये कई कंडीशंस पे निर्भर करता है। एरोबिक कंडीशंस हैं, एनएरोबिक कंडीशन है, किस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, सेल कैसा है, तो उसके हिसाब से लैक्टिक एसिड बनना है, पायरुविक एसिड बनना है, इथेनॉल बनना है। हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स? एंजाइम ऐसा कैसे कर पाते हैं दैट दे speed up the rate of a biochemical reaction? Let's see. To understand this, we should study enzymes a little more. वो कह रहे जी थोड़ा सा और पढ़ते हैं। We have already understood the idea of an active site. हम active site तो समझ गए, that region of the enzyme where the substrate is going to bind. That is what is the active site of the enzyme, and one enzyme can have more than one active site also.
द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन दैट रेफर्स टू अ रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब क्या है? केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्जन, बदलाव हुआ है। द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट, जो केमिकल, जो पदार्थ एक प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है उसे कहते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है जी, व्हाट इज अ सबस्ट्रेट? द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट, जिस चीज पे एंजाइम ने एक्ट करना है। जैसे स्टार्च है, स्टार्च पे सेलेबरी अमाइलेज एक्ट करेगा, तो मैं कहूंगा कि स्टार्च जो है वो सबस्ट्रेट है। ठीक है जी, कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। हेंस एंजाइम्स दैट इज प्रोटीन्स विथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट। देखो एंजाइम को उन्होंने डिफाइन कैसे कर दिया? एंजाइम्स क्या है? दैट इज ऐसे प्रोटीन्स जिनके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और जिनके पास एक्टिव साइट है, वो एंजाइम कन्वर्ट करते हैं सबस्ट्रेट को, जिसे सिंपली एस से रिप्रेजेंट किया, इनटू अ प्रोडक्ट, राइट? Symbolically, this can be depicted as S getting converted into P. Substrate getting converted into P. यही बात हमने कही थी। तो substrate के लिए S, प्रोडक्ट के लिए P, एंजाइम के लिए E लिख दिया हमने। It is now understood that the substrate S has to bind the enzyme at the active site within a given cleft or pocket. तो कह रहे हैं कि अब हम ये समझ चुके हैं कि एंजाइम को, जो सबस्ट्रेट को एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करना है। आगे, द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट। देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन, बनना जरूरी है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, ES का, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। E stands for enzyme, as I already told you. फिर वो कहते हैं दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिएंट फिनोमिना। उन्होंने कहा कि ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है ये ट्रांजिएंट है, ये कोई परमानेंट नहीं है, ये अलग होगा, ये टूटेगा। ड्यूरिंग द स्टेट व्हेन सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम, जिस समय सबस्ट्रेट और एंजाइम बाइंड कर चुके हैं, सबस्ट्रेट इज बाइंड टू द एक्टिव साइट, a new structure of the substrate called, okay, तो फिर एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है किसका? सबस्ट्रेट का, जब वो बाउंड स्टेट में है, एंड दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग, या तो उस रिएक्शन में बॉन्ड्स को तोड़ना है या बॉन्ड्स को बनाना है, दोनों बातें हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग या मेकिंग is completed, तो फिर the product is released from the active site. So enzyme plus substrate, enzyme substrate complex which is a transient stage. फिर क्या होता है? उसी समय फिर substrate जो है अवस्था बदलता है, बॉन्ड्स बनने हैं या टूटने हैं वो हो जाता है और transition state बनती है। In other words, the structure of substrate gets transformed into the structure of products. Simple. कहते हैं सादी भाषा से हम समझ लीजिए। In other words, the structure of substrate gets transformed into the structure of product, या products भी हो सकते हैं। The pathway of this transformation must go through the pathway of this transformation must go through the so-called, यहाँ पे word कहाँ है, कुछ missing हो गया, खैर कोई बात नहीं। So then they're saying there could be many more altered structural states between the stable substrate and the product. There could be many more altered structural states. बहुत सारी और altered structural states होंगी between the stable substrate and the product. मतलब जब एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़े, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है, फिर एंजाइम फ्री हो गया और प्रोडक्ट बना, तो उन्होंने कहा कि इस पूरी अवस्था में और भी कई तरह की ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स के थ्रू गुजरा है वो सबस्ट्रेट। इम्प्लिसिट इन दिस स्टेटमेंट इज द फैक्ट दैट ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट्स आर अनस्टेबल। तो जब इतनी ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट से वो गुजर रहा है, तो इसका मतलब है जो और इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट्स होंगी वो अनस्टेबल रही होंगी। Stability is something related to energy status of the molecule or the structure. तो stable हम किसे कहेंगे फिर?
जब हम कह रहे हैं इतनी सारी इंटरमीडिएट स्टेजेस से गुजरा होगा वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बना था, सो दैट मीन्स कि स्टेबल तब कहलाएगा दैट इज रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेटस ऑफ द एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर जो बन रहा है. हेंस व्हेन वी लुक एट दिस पिक्टोरियली थ्रू अ ग्राफ, इट लुक्स लाइक समथिंग एज शोन इन द फिगर 9.4. तो ये फिगर देखते हैं, इसकी मदद से समझते हैं. ठीक है जी, आपने एक एक्सेस पे ले लिया प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, दूसरे पे लिया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी. सो उन्होंने कहा है, दो ऑप्शंस दिखाए हैं आपको, ध्यान से देखिएगा. एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, अगर आपने एंजाइम नहीं डाला तो उन्होंने ये ऊपर को लगाया ना, दैट एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा चाहिए if you do not have enzyme. But when the enzyme is present, activation energy with enzyme, then obviously कम activation energy लगी है. Activation energy is the energy which is required to start a reaction. तो ये substrate है, इस substrate को हमने product में बदलना है. ठीक है, तो substrate को product में बदलने के लिए अब दो options दिखाए गए हैं. अगर enzyme present है या enzyme नहीं है. अगर enzyme नहीं present तो see the activation energy is very high and if the enzyme is present the activation energy is less. So यहाँ पे substrate दिखाया है, यहाँ पे product दिखाया है. This graph is important. ये बीच में transition state दिखाई है, जब substrate product में बदल रहा है तो एक transient state भी आती है. The y-axis represents the potential energy content, as I told you, potential energy on y-axis. X-axis represents the progression of the structural transformation or states through the transition state. So x-axis पे progress of the reaction है. You would notice two things. दो चीजें आप नोट करेंगे. The energy level difference between S and P. ठीक है जी. If the product is at a lower level than S, तो यहां पे यही है, product is at a lower level than S. The reaction is an exothermic reaction. दो तरह की reactions आपने पढ़ी है ना, endothermic और exothermic. One need not supply energy by heating in order to form the product. अब यहाँ पे आपको exothermic reaction अगर है तो आपको अलग से energy supply करने की जरूरत नहीं है. The reaction is called exothermic reaction. One need not supply energy in order to form the product. However, चाहे वो exothermic हो या spontaneous reaction हो या endothermic reaction हो और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन कुछ भी हो, वो कह रहे हैं कि एस को सबस्ट्रेट हैज टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट. द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी. इन सिंपल वर्ड्स, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन. वो रिएक्शन करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर, मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट मोर इजी. तो एक सिंपल सी बात को थोड़ा सा इलेबोरेट करके यहां पे एनसीईआरटी ने समझाया है आपको. ठीक है जी, चलिए, अब ये तो था थ्योरी पार्ट. अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चंस. टोटल 10 क्वेश्चंस है मेरे पास, कुछ 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी आपको ऐसा होमवर्क देते हैं. चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, मैं साइड में हट जाता हूं. A newly isolated thermophilic bacterium, thermophilic है मतलब हाई टेम्परेचर पे जिंदा रह सकता है, thrives in a hydrothermal vent at 85 डिग्री सेल्सियस पे भी जिंदा है. Researchers purify an enzyme from this organism that is involved in glycogen synthesis. एक एंजाइम निकाल लिया उसमें से और वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है. If the enzyme is incubated at 40 डिग्री, हमने तापमान बहुत कम कर दिया 40 डिग्री पे, for an hour before assaying its activity at 85 degree. तो what will be the most expected outcome regarding its catalytic efficiency? कहने का मतलब है कि 85 डिग्री पे वो जिंदा रह लेता है, हम उसे घटा करके 40 पे ले आए और फिर बाद में हमने उसे 85 पे किया तो क्या होगा? The enzyme will show maximum initial velocity Vmax because lower temperature permanently alter the tertiary structure to a more rigid, highly active form. नहीं, कम तापमान से तो ऐसा नहीं होता है. सेकेंड, द कैटालिटिक पावर विल रिमेन इंटैक्ट और शो ऑप्टिमल काइनेटिक्स अपॉन रिटर्निंग टू 85 डिग्रीज because the thermal stability is an intrinsic structural property of the thermophilic enzyme.
ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है, पर हम आगे भी पढ़ते हैं. द एंजाइम विल बी कंप्लीटली इरिवर्सिबली डीनेचर्ड because thermophilic enzymes require a constant high kinetic energy environment to prevent polypeptide chain collapse. No, the rate of reaction will double because lowering the temperature shifts the equilibrium towards the transition state complex. अब क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, थोड़ा इलेबोरेट जरूर है, बट ये बेसिकली चेक करता है आपकी इस बात को कि आपको वाकई ही समझ आया था वो एंजाइम का टेम्परेचर्स को लेकर के सेंसिटिव होना. तो द करेक्ट आंसर इज बी. Correct answer is B option. Enzymes isolated from thermophilic organisms, they possess high temperature stability due to specialized structural features like increased ionic interactions and hydrophobic cores that allow them to retain their native conformation. When you're incubating them at lower temperature, that does not denature them. Low temperature पे denature नहीं है, मैंने बताया था temporarily inactive होते हैं. ठीक है जी. चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे. मैं साइड में हटता हूं, आप पढ़िएगा. कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैक्रोमोलिक्यूलर कैटालिस्ट्स. ओके. एवरी नोन बायोलॉजिकल कैटालिस्ट रिक्वायर्स अ पॉलीपेप्टाइड चेन आर्किटेक्चर पोजेसिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी फोल्डिंग टू फॉर्म फंक्शनल एक्टिव साइट. ये जरूरी नहीं है कि भाई सभी प्रोटीन हो, राइबोजाइम भी तो होते हैं, है ना. हमें बतानी है करेक्ट कितनी बातें. राइबोजाइम्स आर नॉन प्रोटीन nucleic acid catalysts that violate the absolute rule that all enzymes are coded by amino acid sequence. ये बात ठीक है. The specific chemical conversion of a substrate to product always requires the physical diffusion of the substrate towards the localized pocket or the crevice. याद कीजिए NCERT ने कहा था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कैसे जुड़ते हैं. Inorganic catalysts are distinct from organic enzymes because they lack the capacity to operate under extreme pressures and temperature. नहीं, it's not that they lack, उनमें तो होती है ना, वो तो कर सकते हैं. So how many of the above statements are correct? The answer is B. B मतलब only 2 statements are correct. और वो कौन कौन सी हैं? Statement 1 तो incorrect है because ribozymes are RNA based catalysts and do not possess a polypeptide architecture. तो मैंने आपको बताया था statement 1 incorrect है. Statement 2 is correct. Ribozymes are nucleic acids behaving like enzymes. So statement 2 is correct. ठीक है. Statement 3 is also correct. Substrate must diffuse towards the active site. So 3 is also correct. And this is obviously wrong. So 2 statements. बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन देख लो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, थोड़ा ओलंपियाड लेवल लग रहे होंगे आपको. चलो ठीक है, तो मैं 2 ही क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मैं साइड में हटता हूं. और मैं आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पे आपको इन सारे क्वेश्चंस का PDF जो है वो मिल जाएगा विद आंसर्स एंड सॉल्यूशंस. तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक को समझने के लिए. ठीक है जी. चलिए, सो ये मेरी बुक है. अगर आप इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं नीट UG के लिए, आप इस नंबर पे जो अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप कर सकते हैं. द कॉस्ट ऑफ द बुक इज 750 रुपीज़. यू कैन जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज एंड माई टीम विल गेट बैक टू यू. चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. अगले वीडियो में हम एंजाइम्स का बाकी का बचा हुआ पोर्शन पढ़ेंगे. ठीक है. नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद.